बोला जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम लोग को ये पढ़ना है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या इसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम एक बार, जो उस दिन मैंने दिखाना शायद रह गया था, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इवोल्यूशन का ये डायग्राम है, ठीक है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। अगर आप इस डायग्राम को भी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ रिटेल इवॉल्व ड्यूरिंग द टाइम। सबसे पहले जो रूरल क्षेत्र में हिस्टोरिकली जो सबसे पहले था वो था मेलास, फेयर्स जिसको हम बोलते हैं, या मेलास, या फिर विलेज मार्केट जिसको हाट बोलते हैं, या फिर उसको जो कोई मार्केट प्लेस पे जाते हैं, हाट होता था, मेला होता था, फेयर्स होता था। इन सब चीजों को हम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम उससे भी पुराना है, जब हम सामान के बदले में सामान एक्सचेंज कर लेते थे। तो दिस इज द फर्स्ट फेज वेयर exchange of goods and or services started for satisfying the consumer's need। तो ये entirely source of entertainment होता था। पहले लोग इंटरटेनमेंट के लिए मेला वगैरह जाते थे और वहां पे अपना सामान भी खरीद के लाते थे। हाट वगैरह भी जाते थे, क्योंकि आज की तरह पहले कोई मल्टीप्लेक्स या पीवीआर नहीं हुआ करता था। अभी भी रूरल एरियाज में नहीं होता, इसीलिए ये आपको कहीं कहीं मिल जाता है। ट्रेडिशनल जो था वो कन्वीनियंस स्टोर्स या मॉम एंड पॉप। मॉम एंड पॉप शॉप मैंने बताया था, जो हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा किराना का स्टोर होता है, जो इसको फैमिली मिलकर के रन करती है, वैसे स्टोर्स को हम मॉम एंड पॉप शॉप्स बोलते हैं, या फिर किराना का दुकान उसको बोलते हैं। कन्वीनियंस स्टोर जहाँ पे आपके डेली यूज की सारी चीज लगभग आपको मिल जाती है, उसको हम कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स या आउटलेट्स, जहां से आपको कम रेट पे, जैसे राशन, खादी का स्टोर्स, कोऑपरेटिव्स मैंने बताया था, जहां पे लो कॉस्ट पे जनता के लिए सरकार की तरफ से अवेलेबल होता है बहुत कुछ, बहुत सारा सामान, उसको हम पीडीएस बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है खादी स्टोर्स, कोऑपरेटिव्स, या फिर राशन का दुकान। ठीक है ना, राशन का दुकान यानी जिसका राशन कार्ड होता है हम लोगों के पास एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। ओके, उसके बाद फाइनली मॉडर्न फॉर्मेट्स में क्या है, मॉडर्न फॉर्मेट्स में ईबीओ, एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर। जैसे मैंने उसमें बोला था कि जारा का एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर हो सकता है, एरो का होता है, या फिर प्यूमा का होता है, या फिर मेट्रो का होता है, या फिर मोची का होता है, या फिर बाटा का है, या फिर और भी किसी का आप देख सकते हो, जिसमें सिर्फ बाटा के ही सामान मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको मोची या प्यूमा के ही सामान मिलेंगे। एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स बोलते हैं। सुपरमार्केट्स जहाँ पे एक छत के अंदर बहुत कुछ अवेलेबल हो जाता है। लाइक शॉपिंग मॉल्स में तो और भी चीज रहती है, लेकिन सुपरमार्केट्स में किचन आइटम है तो हर चीज अवेलेबल है, साफ सफाई का, होम अप्लायंसेस सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे क्रोम होता है ना, कहीं आपने देखा होगा क्रोम है, या फिर आप और कोई ऐसा बताओ जहां पे ये आपका यहाँ पे आदित्य विजन, राइट। आदित्य विजन एक तरह का क्या हो गया, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम्स मिल जाते हैं, और वो चेन है, बिल्कुल। तो वो अपने सुपर स्पेशलाइज है उसका, उस चीज का आपको सब कुछ मिल जाएगा। शॉपिंग मॉल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाएगा, गारमेंट्स भी मिल जाएगा, ग्रोसरीज भी मिल जाएगा, फूड चेन्स भी मिल जाएगा, मूवीज भी मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। यानी ये शॉपिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज इंटरटेनमेंट दोनों के लिए होता है। सो इट इवॉल्व टिल डेट यहाँ तक। इसके बावजूद रिटेल का एक और भी काम होता है। देखो, हम लोग जो वो ठेला का बात कर रहे थे ना उस दिन में, कि ठेले इटिनरी शॉपर्स जो होते हैं, बेचने वाले जो होते हैं, अब आप रिटेल को दो फेज में बांट सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड था पहले, ये जो फेरी वाले होते थे, या ठेला वाला होता था, या फिर जो हाट्स है या मेला है, दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना, आपको कहीं जाके सब्जी मिल जाती है मंडीज में। तो बहुत कुछ होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम नहीं कर रहा है। दे कंस्टिट्यूट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ रिटेल। लेकिन रिटेल में अब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। ऑर्गेनाइज्ड इन सेंस ऑफ कि आपको शॉपिंग मॉल में बहुत कुछ मिल जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाता है, आपको सुपर स्पेशलिटी मार्केट मिल जाता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं किसी एक
तरह के, ठीक है। तो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल समझ में आया, जहां पे आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते, कैजुअल वे में कहते हैं, डेली वे में नहीं कोई काम होता है या कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का एग्जाम्पल है। जैसे सब्जी वाला जो आपके नुक्कड़ पे बैठता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, उसका बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप नहीं है, उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसमें कोई वो बैलेंस शीट नहीं मेंटेन करता है क्या, एक अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है, लेकिन रिटेलिंग वो भी कर रहा है। तो दैट कंस्टिट्यूट अनऑर्गेनाइज पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाइल द रेस्ट कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब रिटेलिंग को समझ लो, सब सिंपल है। रिटेलिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वेयर रिटेलर ऑब्टेन्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम समवेयर, या होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो, एंड देन सप्लाई दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू द एंड कस्टमर और कंज्यूमर फॉर देयर यूज। तो आप इसमें 3 टर्म है, इसको समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेल। रिटेल मतलब क्या होता है, ये चैनल है, दिस इज ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। रिटेल क्या है, इट्स अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलिंग क्या है, तो इट्स अ बिजनेस फॉर्मेट, बिजनेस प्रोसेस। रिटेलिंग एक टाइप का बिजनेस प्रोसेस है जिसमें आप सामान को या फिर आप सर्विसेज को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। एंड रिटेलर कौन है, रिटेलर एक बिजनेस हाउस भी हो सकता है या फिर एक पर्सन भी हो सकता है। अगर वो इंडिविजुअली ओन्ड शॉप है तो वो एक पर्सन होगा, और अगर कोई बिजनेस है जो रिटेलिंग का काम कर रहा है तो वो रिटेलर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे बाटा इज अ रिटेलर, राइट। यस मैम। ठीक। अब तो ये तीनों आपको समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बिजनेस प्रोसेस एंड रिटेलर मतलब पर्सन या फिर बिजनेस। अब चलते हैं हम सप्लाई चेन पे, जो मैंने आपको उसमें बोला था कि सप्लाई चेन पढ़ाएंगे। सप्लाई चेन आपको मार्केटिंग में भी मैम ने पढ़ाया होगा या आगे जाके पढ़ाएगी। इट्स सिंपल, हर जगह होता है। सिंपलेस्ट चेन जो होता है या नॉर्मली जो वाइडली यूज्ड चेन होता है सप्लाई चेन का, उसमें आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर से कंज्यूमर। ये नॉर्मल चेन है, ये ज्यादातर यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक चेन है। देयर आर डिफरेंट सप्लाई चेन्स, या देयर जिसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट। कहीं पे 0 लेवल होता है, कहीं पे 1 लेवल होता है, 1 लेवल, कहीं पे 2 लेवल, कहीं पे 3 लेवल। ये लेवल्स क्या है मैं बताती हूँ, जब डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से कहा जाता है सामान होलसेलर के पास, यानी मैन्युफैक्चरर कौन हुआ, जो प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर्स करता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स, मशीन्स और एम्प्लॉयज और कैपिटल को इन्वेस्ट करके, इन सब चीजों को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन का काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरर। वंस प्रोडक्शन इज कंप्लीट, होलसेलर को वो सामान अपना देता है, ठीक है। होलसेलर के पास सामान जाता है, होलसेलर अपने सामान को रिटेलर्स के पास देते हैं, और रिटेलर से वो सामान चला जाता है कहाँ पे, कंज्यूमर्स के पास। तो होलसेलर्स जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में सामान बेचते हैं और रिटेलर्स को थोड़े कम पैसे पे सामान देते हैं, क्योंकि उनका क्वांटिटी ज्यादा होता है तो वो डिस्काउंट देते हैं ज्यादा, ठीक है। ये रिटेलर ये डिस्काउंट आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको भी तो कुछ प्रॉफिट अर्न करता है ना। तो होलसेलर ने एक प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन वो लो प्रॉफिट लेता है क्योंकि वो वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा बेच रहा है, राइट। तो होलसेलर वॉल्यूम ज्यादा बेचता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो रिटेलर से थोड़ा कम लेता है। अब रिटेलर को हम मर्चेंट भी बोल सकते हैं। ये रिटेलर सामान को क्या करते हैं, आगे कस्टमर को देते हैं, ठीक है। आगे रिटेलर कस्टमर के पास सामान पहुंचाते हैं, ये उस पे प्रॉफिट ऐड करते हैं, जिस रेट पे इन्होंने लिया है उस रेट पे ये अपना प्रॉफिट ऐड करके सामान को कंज्यूमर के पास बेचते हैं। फ्रॉम देयर दे विल सेल दोज गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या करते हैं, ये होलसेलर से लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन मान लो कि ये कितना बोलूं मैं, मान लो कि 100 बिस्किट या फिर 50 बिस्किट का पैकेट उठा के लाते हैं होलसेलर के पास से, ठीक है। इनको कम रेट पे मिल गया क्योंकि इन्होंने ज्यादा वॉल्यूम खरीदा, लेकिन ये दुकान कंज्यूमर कितना लेता है, 2, 3, 4 इतना ही पैकेट लेता है, इससे ज्यादा तो नहीं लेता वो, ठीक है। तो वो लो वॉल्यूम जो है कम बेचता है और लोअर क्वांटिटी में सामान को किसके पास देता है, कंज्यूमर को, उसके यूज के लिए बेचता है। एंड कंज्यूमर कौन हो गया, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैन्युफैक्चरर या
होलसेलर कौन है, रिटेलर्स कौन है जिसको मर्चेंट भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स या एंड यूजर्स कौन है जो उस चीज को यूज करके या उस सर्विसेज को यूज करके अपने ऊपर यूज करता है और अपने नीड्स को या डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? अब ये है चैनल्स, दीज आर डिफरेंट चैनल्स। जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम देखिए, डायरेक्ट चैनल, जो हमने डायरेक्ट मार्केटिंग की बात की थी, जहां पे हमने आपको नाप तौल का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना, नाप तौल या फिर टेली कॉलिंग होता, टेली शॉपिंग होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे शॉपिंग्स है जहां पे डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, यानी कि प्रोड्यूसर से सीधा वो सामान कंज्यूमर को बेच दिया जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई ब्रोकर, होलसेलर, रिटेलर नहीं है, डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जैसे आप रेमंड का बताया था मैम एग्जाम्पल में। बिल्कुल, रेमंड का मैंने ये बताया था कि वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और अपने स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, एक्सक्लूसिव बीपी जो है उनका ब्रांड शॉप्स, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो अपने सामान को बेचते हैं, बीच में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लूसिव स्टोर्स हो गए, ठीक है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में रेमंड को रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी होता है, ठीक है ना, अगर कहीं स्टोर नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट चैनल में कौन था, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान दे देता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान दे देता है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, और खुद ही सामान लेकर के कंज्यूमर तक पहुंच गया, राइट। तो ये कोई बीच में इसमें चैनल्स नहीं आए। मैंने ये बोला कि आपको फार्मर्स का भी एग्जांपल दिया था कि कई बार अगर बहुत ज्यादा लेवल पे फार्मर्स क्रॉप्स उगाते हैं या फिर हार्वेस्ट होता है उनका, या फिर उनका फसल होता है, फ्रूट्स होता है, तो वो मंडी में जाकर के ब्रोकर को दे देते हैं, फिर ब्रोकर क्या करता है, मंडी वाले शॉपकीपर्स को देता है और वहां से बिकता है। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स जो बहुत ज्यादा फसल नहीं है, ठीक ठाक फसल उगाते हैं, वो इतना ज्यादा झंझट में नहीं पड़ते, वो सीधा जाकर के कंज्यूमर को बेच देते हैं अपना सामान, राइट। तो डायरेक्ट ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को पहुंच गया। मैंने आपको टेली शॉपिंग इसलिए बताया था क्योंकि टेली शॉपिंग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सीधा कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं, ठीक है ना। एमवे भी मैंने इसका एग्जांपल बताया था, क्योंकि एमवे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, कंपनी से वो सामान उनके एजेंट्स के पास जाती है, एजेंट्स बस हैं बीच में, जो एजेंट्स डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अपने आप ही बहुत कॉस्टली है। अगर वो बहुत ज्यादा हेवी एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन और फिर डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हर चैनल पे कॉस्ट तो कुछ ऐड होता है ना, तो कॉस्ट ऐड होते होते वो सामान और भी महंगा हो जाएगा, और भी कस्टमर्स के जो ऐप का जो रीच है उससे बाहर हो जाएगा। इसीलिए दे बिलीव इन एटलीस्ट कीपिंग द वन लेवल चैनल और फिर जो जीरो लेवल चैनल जिसमें डायरेक्ट शॉपिंग होता है, डायरेक्ट चैनल होता है। ये समझ में आया? डायरेक्ट चैनल मतलब डायरेक्ट प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट रिटेल चैनल पे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने सीधा रिटेलर को दे दिया और रिटेलर से कंज्यूमर। यहाँ पे ये वन लेवल चैनल है, एक लेवल है बीच में, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिर्फ एक ही आता है, कौन होता है वो, रिटेलर। रिटेलर से चला गया सामान कहाँ, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के पास, तो वन चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। ये वन चैनल हो गया, रिटेलर के पास सीधा कंज्यूमर के पास चला गया। एक और होता है जो हम सब, मैंने जो ज्यादा प्राय यूज होने वाला चैनल बोला था आपको, जो ज्यादा फैशन में है, वो है प्रोड्यूसर से होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इज वन एंड सेम थिंग, राइट। तो प्रोड्यूसर से गया होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से रिटेलर के पास और वहां से कंज्यूमर के पास, राइट। तो यहाँ पे बीच में कितने चैनल आए, दो चैनल, इसको टू लेवल चैनल बोलेंगे, ठीक है। होलसेल, जहां पे होलसेलर आ जाएगा वो होलसेल चैनल होगा या टू लेवल चैनल होगा। एंड नाउ जो सबसे जो लंबा चैनल होता है वो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने ऐड कर दिया एजेंट या ब्रोकर को। मैंने अभी बोला था ना कि बहुत जो हायर लेवल पे जिनका हार्वेस्टिंग या क्रॉप्स होता है वो क्या करते हैं, पहले ब्रोकर को अपना सामान दे देते हैं, ठीक है। ब्रोकर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और फिर जाके कंज्यूमर के पास आता है। जो अभी इतना ज्यादा आपने देखा होगा कि किसान लोगों ने आंदोलन किया है, किस लिए, यही क्योंकि बीच में बिचौलिए के आने से उनका जो प्रॉफिट होता था वो कम हो जाता था। हर लेवल पे प्रॉफिट ऐड होते होते कंज्यूमर को तो महंगा मिलता है। आपको तो 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, लेकिन उसने बेचा कितने रुपए, तो 20 रुपए में, 15 रुपए में, 10 रुपए में। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए इतना बड़ा जो आंदोलन देखा था वो काइंड ऑफ यही था कि हम जब मिडिल मैन के थ्रू जाते हैं, सीधा मंडी में सामान हमारा जाएगा, अगर हम खुद नहीं बेच पाएंगे तो हमको ये सब प्रॉब्लम होती है, कम फायदा
कमा पाते हैं अपने सामान पे। तो दिस इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से एजेंट या ब्रोकर के पास गया, एजेंट ब्रोकर ने क्या किया, होलसेलर को दे दिया या उस जगह के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया के रिटेलर्स को सामान दे देता है या होलसेलर को भी दे देता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब होता है जो या तो सीधा लेकर के प्रोड्यूसर से या फिर उसके एजेंट या ब्रोकर से लेकर के सामान को होलसेलर के पास पहुंचा देगा या फिर रिटेलर्स के पास। नॉर्मली वो होलसेलर को के पास पहुंचा देता है। तो होलसेलर हो गया, होलसेलर भी वही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है। डिस्ट्रीब्यूटर उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उस एरिया में जितने भी होलसेलर है सबको सामान सप्लाई करता है। समझ में आया? ठीक है। आपका कोई भी एक जोन ले लो, कोई भी एक एरिया ले लो। सपोज करो कि हम ले लेते हैं पटना का ही एक एग्जांपल कि पटना में बेली रोड है। बेली रोड में जितने भी मान लो कोई शॉप है, ग्रोसरी का शॉप है या फिर अमूल का सामान रखता है, तो अमूल कंपनी का कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर होता होगा जो इन होलसेलर को सामान अपना पहुंचा देता है, राइट। और ये पहुंच गया होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर खरीद के लाया और वो कंज्यूमर को दे दिया। तो ये चैनल जो है वो सबसे लंबा चैनल है, लेकिन इस चैनल में जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पहुंचते पहुंचते इस और इसके कंपेरेटिवली, यानी डायरेक्ट चैनल, रिटेल चैनल और होलसेल चैनल के कंपेरेटिवली महंगा हो जाता है, क्योंकि हर लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके वो आगे वाले लेवल पे बेचती है। क्लियर? यस मैम। तो ये आपका, इसको आप सप्लाई चेन भी बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट चैनल्स वेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गोस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। ठीक है। इसको 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी बोलो। इसको डायरेक्ट चैनल बोलो। डायरेक्ट में कोई नहीं होता, सिर्फ प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर होता है। 1 लेवल में बीच में एक रिटेलर आ जाता है, 2 लेवल में होलसेलर, तब रिटेलर आता है, और एजेंट चैनल में या 3 लेवल चैनल में तीनों आ जाते हैं, एजेंट्स, होलसेलर एंड रिटेलर। दिस इज द सप्लाई चेन। सिंपल है? ठीक है। ये आपके मार्केटिंग में भी ये क्वेश्चन कॉमन है, ये हर जगह आ सकता है। तो नॉर्मल मार्केटिंग में भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चैनल्स ऑफ सप्लाई चेन पूछते हैं, मालूम होना चाहिए। अब रिटेल मार्केटिंग क्या है? तो रिटेल मार्केटिंग क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। में पहले दिन से बोले कि रिटेलिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग। ठीक है ना? मार्केटिंग मान लो 100% है तो उसका 25%, उसका 50%, उसका 35% रिटेलिंग है। समझ में आया? तो रिटेलिंग क्या है? मार्केटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका काम होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना। इसका दिस इज आल्सो द गोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का भी क्या काम है? यही काम होता है। इसीलिए रिटेल मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स तक सामान को या फिर सर्विसेज को पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, उनकी पेइंग कैपेबिलिटी अलग होती है, उनका इनकम जोन अलग होता है, उनके नीड्स अलग होते हैं। तो अलग अलग कस्टमर के अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप उनको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं कोई सामान। क्लियर हुआ? कस्टमर सेंट्रिक। अब जो होता है रिटेल मार्केटिंग होता है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है। इससे पहले कस्टमर सेंट्रिक नहीं आपको मिलेगा। एजेंट को डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करना पड़ता, होलसेलर को डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करना पड़ता, लेकिन रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर के टच में होता है। ठीक है ना? तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, एंड दैट्स व्हाई इन मार्केटिंग इट इज टोल्ड दैट कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर को आप किंग की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो आप अपने सामान को कहाँ पे जाके बेचेंगे, किसके पास बेचेंगे? इसलिए कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स का पहला प्रायोरिटी दिया जाता है रिटेलिंग में। ठीक है। तो इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन किस सेंस में? अब तो 2 तरह का है गया। पहले तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के बीच में ही कंपटीशन था, अब तो एक ऑनलाइन रिटेलिंग भी हो गया है ना? इंटरनेट भी आ गया है जिसके थ्रू आप रिटेलिंग का काम करते हैं। अमेज़न का एग्जांपल ले लो। अमेज़न में क्या होता है? अमेज़न किसका है? कौन है फाउंडर अमेज़न का? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस जो है वो, उसने पता है कैसे शुरू किया था अपना काम? उसका बहुत अच्छा जॉब था, वेल एस्टैब्लिश जॉब था, वो काम कर रहा था और अच्छे पैकेज, बिल्कुल वो पहले अपना बहुत अच्छा काम कर रहा था। बट ही रियलाइज्ड कि एक बहुत बड़ा एक तबका है जो, पहले उन्होंने बुक्स से ही शुरू किया था। बिल्कुल, अमेज़न पहले क्या था? बुक्स
स्टोर था जहां पे आप ऑनलाइन बुक्स खरीद सकते हैं, वो सिर्फ बुक्स में पहले डील करता था। तो उसको एक लगा कि हमारे यहाँ एक, उसने अपनी एकदम स्टैब्लिश्ड, उसने अपना काम छोड़ करके, जहां उसकी वाइफ जगह जगह जा करके अक्रॉस द कंट्री जा करके अपना काम करती थी, वहां उसने क्या किया, एक अपने रूम में अपने लैपटॉप के अंदर सारा बिजनेस समेट लिया। उसको बहुत ज्यादा चूंकि वो अच्छा काम कर रहा था, तो उस जब कंपनी को उसने छोड़ा तो उसको एक बहुत बढ़िया रकम मिला, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल का अमाउंट जो था वो काफी बढ़िया उसका अमाउंट था। उसने उस पैसे के दम पर अपना Amazon.com खोला, जो पहले ऑनलाइन बुक प्रोवाइड करती थी, ठीक है। Yes, अब ma'am. अमेजन Yes, नाम ma'am. इसलिए लगा अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन किसका नाम है एक्चुअली? अमेजन तो मैम एक फॉरेस्ट है जंगल, मैम, एक फॉरेस्ट नदी भी है, फॉरेस्ट मैम, जी मैम, अमेजोन जंगल मैम, अमेजोन Amazon. जंगल ऐसे। ठीक है, एक नदी ब्राजील भी में है। जो है मैम अमेजोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नदी भी है, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे अमेजन का नाम रखा था, क्योंकि ये भी आपको ज्ञान का सागर है इसमें, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट सोच करके उन्होंने अमेजन को खुला था। पर धीरे धीरे उनका ये बिजनेस इतना ज्यादा रन किया, इतना अच्छा प्रॉफिटेबल हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे और भी चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया इसमें। तो बहुत दिनों तक ये बुक स्टोर, ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी इनटू दिस। तो कंपटीशन बढ़ता गया, और अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज के साथ साथ ऑनलाइन सेक्टर के साथ भी कंपटीशन बढ़ गया रिटेल में, ठीक है। तो आजकल नेक थ्रोट कंपटीशन है रिटेल में, राइट। अगर आप कपड़े का ही देखोगे तो आपको पेंटालून्स में मिल जाएगा, ब्रांड फैक्ट्री भी मिल जाएगा, वेस्ट साइड भी मिल जाएगा, शॉपर स्टॉप भी मिल जाएगा, और पता नहीं क्या क्या, मुझे अब याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। तो आपको इतने सारे चीज मिल जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो क्या है कि इतने सारे हैं कॉम्पिटिटर्स, तो रिटेलर क्या कर सकता है, रिटेलर प्रमोट करने के लिए डिस्काउंट्स देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को वो ल्योर कर सके, प्रलोभित कर सके, ठीक है ना। आप देखते हो ना, बाय टू 2500 के शॉपिंग पे आपको 500 फ्री मिल रहा है, यानी 2500 का शॉपिंग अगर आपका 23 में काम चल रहा है या 2000 में काम चल रहा है, तो भी आप 500 का कुछ खरीद लेते हो, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। होता है ना, बाय Yes, टू गेट ma'am. वन फ्री। Yes, ma'am. Buy one get one These free. are coupons, discounts, different free buys, ये सब जो दिया जाता है, freebies, ये सब इसीलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर सेंट्रिक है, ये कस्टमर को खुश रखने का काम रिटेलर्स का है। इसीलिए वो बहुत डिफरेंट स्ट्रेटजीज और प्रमोशन मेथड्स यूज करते हैं ताकि कस्टमर उनके पास आए। अदरवाइज कस्टमर कहाँ चली जाएगी, किसी और जगह पे जहां ज्यादा सस्ता मिल रहा है सेम प्रोडक्ट। हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, तो नॉर्मली मैं तो ऐसा करती हूँ, आप लोग करते हैं कि नहीं पता, पहले एक चीज का रेट 3-4 साइट पे देख लेते हैं, ठीक Yes, है ना, ma'am. और कंपेयर Yes, कर दें ma'am. कि कहाँ पे ज्यादा सस्ता है। लेकिन एक और बात है, जब हम ये कंपैरिजन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं बहुत ज्यादा सस्ता है, इसका मतलब ये ओरिजिनल सामान नहीं दे रहा होगा, स्नैपडील, ठीक है ना, धीरे धीरे बंदी के कगार पे चला गया। मुझे नहीं पता स्नैपडील से कोई शॉपिंग होती भी है कि नहीं होती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ट्रस्ट है वो बहुत बड़ी चीज है, क्रेडेंशियल, अगर आप आपकी ब्रांड नहीं थे मैम स्नैपडील। हाँ क्या, ट्रस्टेबल ब्रांड नहीं था स्नैपडील, इसलिए वहां से बिल्कुल, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी मार्केट में, तो आप सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहिए, लोगों को क्वालिटी भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, राइट। तो इसीलिए लोग लेते हैं ऑनलाइन, इसीलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, भले उसमें 3-4-5 दिन पहले आपको प्लान करना होता है अगर कुछ लेना है तो, क्योंकि आप उसी समय नहीं ले पाएंगे। लेकिन वो बहुत जगह, बहुत सारे साइट्स जो ट्रस्टेड साइट्स है, वहां पे आपको ओरिजिनल सामान सस्ता मिल जाता है इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू स्टोर शॉपिंग। अब स्टोर शॉपिंग पे वो सस्ता क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उनके ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, उनका रेंट्स है, उनका इलेक्ट्रिसिटी है, उनके एम्प्लॉयज हैं, और भी तमाम तरह की चीजें जो वो पे करते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। जो ऑनलाइन में कुछ चीजें हैं जो उनको इजी हो जाता है वो दे सकते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए कंपैरेटिवली 400-500 का फर्क कभी कभी पड़ जाता है, जो ऑनलाइन चीपर होता है, ऑफलाइन महंगा होता है। लेकिन ये कस्टमर सेंट्रिक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा, आपको बेटर सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप बेटर सर्विस देंगे तो कस्टमर्स आपके पास रहेंगे, नहीं तो दे स्विच, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब, है ना, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। देन मल्टी डायमेंशनल कैसे, बहुआयामी बोलते हैं इसको। बहुआयामी कैसे है रिटेलिंग, इट हैज मल्टीपल डिस्प्ले। आप कैसे
आप ठेले पे भी जाकर के ले लो, आप किराना में भी जाके ले लो, आप सुपर मॉल्स में भी जाके ले लो, आप मॉल में भी जाके ले लो, आप स्टोर में भी लेके चले जाओ, आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाकर के ले लो। आपके पास बहुत ऑप्शंस है। और फ्रॉम इटिनरी टू किराना टू कियोस्क, कियोस्क बोलते हैं अगेन वही जो रेलवे स्टेशन सब पे होता है ना, ठेला लगा लगा के किताब या फिर कुछ कुछ बेचते रहता है, दे आर नोन एज कियोस्क। ये सारे ऑप्शन है आपके पास, दे यू हैव डिफरेंट चैनल्स एंड मल्टीपल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और कोई अगर किसी को स्वेटर पहनना है तो रेंज ऑफ ऑप्शन है, ठीक है ना, 500 से शुरू होकर के, अब मुझे नहीं पता कहाँ, ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन 500 से शुरू होकर के 50,000 तक का स्वेटर मिल जाता है कि नहीं? ये मैंने 50,000 ये बोला, उससे भी महंगा मिल जाता है, राइट? Yes, ma'am. So there are range of customers, there are range of different income group, and that's why there are different range of products. तो इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको जिस फोल्ड में जाकर के लेना है, जिस रेंज में जाकर के आपको सामान की शॉपिंग करनी है, आप ले सकते हैं। These days there is many fold increase in the use of internet. इंटरनेट का बढ़ावा बढ़ गया है, मैं यही बोल रही थी। और यहाँ तक कि अब तो दवाइयां भी लोग इंटरनेट पे मंगाते हैं। अब बोलो, जब दवाइयों को इंटरनेट ऑनलाइन बेचने का छूट दिया सरकार ने, तो एक प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन के जो स्टोर थे, उन्होंने क्या किया था, स्ट्राइक किया था। याद है आपको? कुछ 2-3-4 साल या 5 साल 6 साल पहले की बात है ये, आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा, लेकिन स्ट्राइक्स किया था। क्यों किया था? क्योंकि उससे असर उनकी रोजी रोटी पे पड़ता है, जो दुकान खोल करके बैठे हैं। लेकिन उनका रोजी रोटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ सकता। मैं बताऊं क्यों? इससे ज्यादा असर तो रेडीमेड वालों का पड़ा है, कपड़ों वालों का पड़ा है, ठीक है ना? मैं इसलिए बताती हूँ क्यों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दवाइयां प्लान करके नहीं लेते हो। प्लान करके आप वही उसी आदमी के घर में दवाई आते हैं जिसके घर में बीपी का, डायबिटीज का परमानेंट रोगी है, उसको जितने दिन तक वो रहेगा खाना है, राइट? तो आप कुछ ही दवाइयां जो ले सकते हो, ठीक है ना? तो आप पहले ऑर्डर कर दो, 1 महीने का दवाई खत्म होने से पहले आप ऑर्डर कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ही इज ऑन रेगुलर मेडिकेशन, ठीक है ना? वो ये बीपी का दवाई अब उसको जिंदगी भर खाना है, तो आप वो अपना दवाई ऑर्डर कर लेते हो। लेकिन नॉर्मली लोग अचानक बीमार होता है, ठीक है ना? और जब लोग अचानक बीमार होता है, तो बीमारी ऐसी चीज है जहां लोग वेट नहीं करता कि 4 दिन बाद दवाई आ जाएगा सस्ता आ रहा, तो वहां तो लोग तुरंत दुकान में जाता है और जाकर दवाई लेके आता है। यस और नो? यस मैम। Yes, यस। ma'am. इसीलिए मेडिकल स्टोर्स हैं ऑनलाइन भी, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं, कभी भी नहीं रिप्लेस कर सकते हैं वो फिजिकल स्टोर्स को, क्योंकि कई बार इनकी जो जरूरत होता है वो अचानक आकस्मिक आ जाती है और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता। और लोग जब बीमार होते तो वो पैसे नहीं देखते, वो बस देखते कि कितनी जल्दी क्योर हो जाए उनके घर के लोग, राइट? तो वेरिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एरिया से है। ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? रिटेल का लिए वाइडली है, ठीक है, वाइडली डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एरियाज है जो ज्योग्राफिकली बटे हुए हैं। कैसे? लोकल एरिया में लोकल मार्केट्स, ठीक है ना? लोकल मार्केट्स अपने लोकल एरिया को, अपने लोकल कस्टमर को लोकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या फिर बाहर से सामान मंगा के सर्व करती है, तो एक लोकल एरिया का लोकल मार्केट हो गया। उसी तरह सुपर मॉल्स हो गया, जो लार्ज वैरायटी ऑफ कस्टमर्स के नीड को, डिफरेंट एरियाज के लोग हैं जो मॉल्स में जाते हैं और सामान ले लेते हैं, डिफरेंट सिटीज के लोग हैं। ऑनलाइन है, इंटरनेट की हेल्प से ग्रामीण इलाकों में भी अब जाता है मिंत्रा। तुम्हें मालूम है, हमारा जो गांव है वहां पे भी मिंत्रा का और का वो डिलीवरी हो रहा है आजकल, फ्लिपकार्ट का डिलीवरी हो रहा है, अमेजोन का डिलीवरी हो रहा है, जो कि गांव है, मैं गांव बोल रही हूँ, ठीक है ना? जो गांव है, तो अब Yes, गांव ma'am. तक पहुंच गया, यानी कि इनका जो मार्केट कवरेज है वो अर्बन भी है, सेमी अर्बन भी है, रूरल भी है, सब जगह इन्होंने मार्केट कवर को, हर ज्योग्राफिकल ऑर्डर को कवर किया है। गांव में हाट भी है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सामान जाता तो वहां का हाट का कल्चर सब खत्म हो गया, वो भी अभी भी चल रहा है, राइट? वो भी आपको मिल जाएगा। वहां पे लोकल स्टोर्स और लोकल शॉप्स तो है जो डेली के यूज को फुलफिल करने के लिए होते हैं। तो जो कस्टमर है और जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है कस्टमर्स का, वो डिस्पर्स्ड है थ्रू आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी भौगोलिक अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको हर क्षेत्र में रिटेल सेक्टर के आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे, बिकॉज हम लोग हर जगह है, आम आदमी हर जगह है जो हर चीज को यूटिलाइज करता है, राइट? तो retail covers a wider geographical locations. Next,
असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, रिटेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि रिटेलिंग आप कैसे अलग अलग करते हो, कैसे डाइवर्सिफाई करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच में। एक ही सर्विस ले लो, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग आल्सो कम्स अंडर रिटेल सेक्टर, माइंड इट, क्योंकि वो भी कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इंडिविजुअल कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी रिटेल सेक्टर है, राइट। बैंक आल्सो कम्स अंडर रिटेल सेक्टर। अब बैंकिंग सर्विसेज को ही हमने ले लिया तो कितने सारे बैंक हैं, है ना, बहुत सारे बैंक, मल्टीपल बहुत बैंक। सारे हर बैंक में अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, बिल्कुल, उसके बाद Current म्यूचुअल account। फंड्स हैं, उसके बाद SIPs हैं, उसके बाद अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, डेबिट इंश्योरेंस कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, कितना कुछ है। तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ कस्टमर्स एंड डिफरेंट ऑप्शंस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। अलग अलग बैंक्स है, जहां से आपको मर्जी आप वहां से लीजिए। आप चले आइए एविएशन में, कितने सारे, अभी पहले क्या था ना, बहुत ज्यादा नहीं था, एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस था और इंडियन एयर, और कौन सा था, एक इंडियन एयरलाइंस और एक, इंडिगो भी था। बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैम, एयर इंडिया, एयरवेज। एयर इंडिया, ठीक है ना, बस यही दो थे, जहां जाना आपको इसी से जाइए, ठीक है ना। धीरे 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 अब इसमें देखो कितने सारे लोग आ गए हैं। अब तो आप अभी 10 नाम गिना देंगे मुझे, जैसे विस्तारा है, जैसे इंडिगो है, जैसे गो एयरलाइंस है, जैसे कि स्पाइस जेट है, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस है, जैसे कि टाटा का अब आ गया है, इंडियन एयरलाइंस को उन्होंने ले लिया है। तो मल्टीपल है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, कई को तो हमने अभी तक यूज भी नहीं किया है, ठीक है ना, कई सारे एयरलाइंस है जिसको हमने अभी यूज भी नहीं किया। इसमें से 3-4 ही है जिसमें हम जाते हैं, नहीं तो हम जाते भी नहीं, इसलिए नाम नहीं जाते। कई एयरलाइंस है जो हमारे पटना से नहीं जाती है, ठीक है ना, मेरे ख्याल से जेट एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नहीं जाती। स्पाइस जेट यहाँ से नहीं जाती थी पहले, अब नहीं पता नहीं है कि नहीं, तो स्पाइस जेट नहीं है। तो कितने सारे हैं, कितने का नाम रखे, तो यू हैव ऑप्शंस, जहां सस्ता मिल रहा चले जाओ, कंपटीशन टफ हो गया, मैं ये बोल रही हूँ। नाउ यू हैव टू डिसाइड असॉर्टमेंट्स। एक रिटेलर, मान लो कि एक शॉप का यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, तो एक रिटेलर 1-2 ही प्रोडक्ट को बेचेगा तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मान लो कोई केक शॉप है, वो सिर्फ कुछ केक और पेस्ट्रीज बेचता है, वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, उसमें और असॉर्टेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अब आप चले जाइए मॉन्जनीज में, ठीक है, या फिर किसी बेकरी में तुम चले जाओ, ठीक, तुम चले जाओ हरीलाल में, जो बेकरी नहीं है, अब हरीलाल तो सबको समझ में आ रहा होगा, जो बेकरी नहीं, मिठाई का दुकान है, लेकिन उसमें मिठाई भी है, उसमें पैकेज्ड नमकीन और केक्स भी मिलता है, जो आप घर ले जाकर के रख सकते हैं, जो स्टोर किया जा सकता है। उसमें वहां पे खाने का भी ऑप्शन है, वहां पे उसमें कन्फेक्शनरी भी है, जैसे केक और पेस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसमें रेंज है ना, तुरंत खाओ, नहीं तो पेरिसेबल सामान है, पैकेज्ड है, आपको टिफिन में भूजा और अजीब तरह का नमकीन और बिस्किट सब मिल जाएगा, कुकीज मिल जाएगा, केक मिल जाएगा, पेस्ट्री मिल जाएगा। पहले केक पेस्ट्री से बेकरी शॉप में मिलता था, अब मिठाई की दुकान में मिल रहा है आपको। अब ये किया उन्होंने, असॉर्टमेंट किया, यानी उन्होंने अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, असॉर्टमेंट करने का मतलब है डिवाइड किया एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ, और साथ में क्या बेच रहे हैं, साथ में वो आपको अच्छा एम्बियंस दे रहे हैं। अच्छा एम्बियंस मतलब अच्छा वातावरण, मक्खी नहीं भिनक रहा है कहीं पे, समझ में आया? साफ सफाई आपको नजर आ रही है, हमेशा झाड़ू पोछा हो रहा है, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है, डस्टबिन रखा हुआ है, जो लेफ्ट ओवर होता है वो डस्टबिन में वो डाल देते हैं। मतलब वो प्रॉपर एम्बियंस मतलब होता है अच्छा एक इन्वायरमेंट कंडीशन क्रिएट किया गया है वहां पे, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा जाना। समझ में आया? तो दिस इज, दे आल्सो गिव्स यू गुड एम्बियंस, they actually serve you cakes and pastry, but along with that they also give you cookies, biscuits, और गिफ्ट्स भी होते हैं। आप चले जाइएगा कई बार जो सिर्फ केक शॉप्स हैं, उसमें आपको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट आइटम मिल जाएंगे, बलून्स मिल जाएंगे, कैंडल्स मिल जाएंगे, नाइफ मिल जाएगा, और आजकल तरह तरह का जो बर्थडे में उड़ाने वाला पटाखा उटाखा आता है वो सब मिल जाएगा। मतलब केक और पेस्ट्री के साथ साथ वो और भी सामान बेच रहे हैं जो आपके बर्थडे या ऐसे डेज में यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो देयर इज असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उसमें आपको अलग अलग चीज मिला, रेंजेज मिले, बर्गर, पटीज, हॉट डॉग्स, चिप्स, चॉकलेट सब मिल गया केक के साथ साथ। पहले क्या था, सिर्फ केक और पेस्ट्री मिलता था। तो अब उन्होंने क्या किया, असॉर्टमेंट किया, डिवाइड कर दिया है कि हम ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बेचते हैं, प्लस एम्बियंस भी है जहां पे आप जाना पसंद करेंगे। तो दिस इज द
ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिटेल। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, चलो इससे ना हम लोग ऐसा करते हैं कि ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी है इसमें कुछ पॉइंट्स और। ठीक है, तो फिर इसको कवर अप बिल्कुल। आज कर नहीं पाएंगे और अटेंडेंस भी लेना है मुझे।